नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। पीएम नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के 10 साल पूरे होने के अवसर पर योजना के लाभार्थियों से बातचीत की। योजना से अब तक 33 लाख करोड़ रुपए से करोड़ों छोटे व्यवसायों को किया गया वित्त पोषित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुद्रा योजना किसी भी सरकार के लिए आई ओपनर है। उन्होंने बताया कि इस योजना का सबसे ज्यादा फायदा महिलाओं को हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश के लोगों ने उनके विश्वास को नहीं तोड़ा। उन्होंने कहा कि लोगों ने विश्वास के कारण ही 50,000 रुपए के ऋण से शुरू हुई ये योजना 20 लाख रुपए के ऋण तक पहुंच गई है। मुद्रा योजना ने सरकार पर अमीरों की सरकार होने के आरोप को पूरी तरह से खारिज किया है। पीएम मोदी ने बताया कि 33 लाख करोड़ रुपए इस योजना के तहत लोगों को दिया जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संस्मरणों को याद करते हुए कहा कि छोटी चीज भी बहुत बड़ा बदलाव लाती है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि देश के लोगों को साथ लेकर देश बनाया जा सकता है। प्रधानमंत्री के साथ बातचीत के दौरान लाभार्थियों ने अपने अनुभवों को साझा किया और इस योजना को बेहद लाभकारी बताया। दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद अल मखतूम 2 दिवसीय भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। क्राउन प्रिंस के तौर पर यह भारत की उनकी पहली आधिकारिक यात्रा है। क्राउन प्रिंस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ भी बैठक करेंगे। उनके साथ सरकार के कई मंत्री और उच्च स्तरीय व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल भी भारत आए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पुर्तगाल की 2 दिवसीय राजकीय यात्रा पर है। राष्ट्रपति अपने दौरे के दूसरे दिन आज पुर्तगाल के प्रधानमंत्री लुइस मोंटेनेग्रो और नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जोस पैड्रो एगुएर ब्रांको से मुलाकात करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू आज लिस्बन में भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे। साथ ही महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद राधा कृष्ण मंदिर का दौरा भी करेंगी। संभल हिंसा मामले में गठित एसआईटी सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क का बयान दर्ज कर रही है। दरअसल जियाउर रहमान बर्क पर संभल के शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान भड़काऊ भाषण देने और हिंसा भड़काने का आरोप है। मामले में गठित एसआईटी के प्रभारी ने बताया कि इस संबंध में सांसद जियाउर रहमान बर्क को पहले ही नोटिस दिया जा चुका है और आज बयान दर्ज होने के बाद आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पंजाब के पूर्व कैबिनेट मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता मनोरंजन कालिया के जालंधर स्थित घर के बाहर कल देर रात धमाका हुआ। घटना के बाद इलाके में पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। जालंधर पुलिस कमिश्नर धनप्रीत कौर ने कहा कि फॉरेंसिक टीम मामले की जांच कर रही है और साथ ही आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। वहीं भाजपा नेता मनोरंजन कालिया ने बताया कि रात करीब 1 बजे जोरदार धमाका हुआ। धमाके की आवाज से उनकी नींद खुल गई। भाजपा अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने मुख्यमंत्री भगवंत मान पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मान ने पंजाब पुलिस की खुफिया टीम को दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय पर तैनात कर दिया है, जिसका असर राज्य की कानून व्यवस्था पर साफ नजर आ रहा है। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने जालंधर में भाजपा नेता के घर के बाहर हुए धमाके को लेकर पंजाब की भगवंत मान सरकार पर जोरदार हमला किया। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार में पंजाब की कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। वक्फ कानून को लेकर जम्मू कश्मीर विधानसभा में आज भी हंगामा हुआ। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही नेका और पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के विधायकों के बीच नोकझोंक हो गई। विपक्षी दलों ने हाल ही में संसद द्वारा पारित वक्फ अधिनियम पर चर्चा की मांग की। विपक्षी दलों के विरोध के बाद जम्मू कश्मीर विधानसभा को 30 मिनट के लिए स्थगित कर दिया गया। पश्चिम बंगाल में टीएमसी नेताओं की आपसी कलह खुलकर सामने आने लगी है। चुनाव आयोग के मुख्यालय में टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी और कीर्ति आजाद आपस में उलझते नजर आए।
दरअसल ज्ञापन जमा करने के दौरान एक सांसद के संसद सत्र को छोड़ने के कारण ये पूरा विवाद शुरू हुआ। बाद में इसकी झलक व्हाट्सएप ग्रुप में भी देखने को मिली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने श्रीनगर स्थित राजभवन में अधिकारियों के साथ बैठक की। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी इस दौरान मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 अप्रैल को नई दिल्ली में नवकार महामंत्र दिवस में शामिल होंगे। इस अवसर पर पीएम मोदी जन समूह को संबोधित भी करेंगे। ब्रिटेन और ऑस्ट्रिया के 6 दिवसीय दौरे पर गई वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण यात्रा के पहले चरण में सोमवार शाम लंदन पहुंच गई हैं। यूके में भारतीय उच्चायुक्त ने हीथ्रो हवाई अड्डे पर वित्त मंत्री का स्वागत किया। वित्त मंत्री कल लंदन में भारत ब्रिटेन आर्थिक एवं वित्तीय वार्ता की 13वीं मंत्री स्तरीय वार्ता में भाग लेंगी। इस वार्ता की सह अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और ब्रिटेन के वित्त मंत्री की ओर से की जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के इस दौरे के दौरान कई अहम समझौते भी हो सकते हैं। वित्त मंत्रालय के मुताबिक 13वां EFD दोनों देशों के बीच एक महत्वपूर्ण द्विपक्षीय मंच है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने प्रस्तावित भारत अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते को जल्द पूरा करने की सहमति जताई। जयपुर में भीषण सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई जबकि कई लोग घायल हो गए हैं। हादसा उस वक्त हुआ जब एक तेज रफ्तार कार ने वाहन को टक्कर मार दी। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घायलों को SMS अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस ने कार को जब्त कर लिया है और फरार चालक की तलाश जारी है। नोएडा के हरौला सेक्टर 5 में स्थित एक दुकान में आग लग गई। सूचना पर दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग से हवा में धुएं का घना गुबार फैल गया। और बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, देश हो या दुनिया की खबर है तो पड़ताल जरूरी है। देखिए हमारे साथ मेरे पीछे भारत की सबसे एजेंडा भारत का है और किस तरह से एक नई शुरुआत इस वक्त DD न्यूज पर। हर पल बदल रही है दुनिया, इसलिए हर खबर रखती है मायने। यूरोप से लेकर अफ्रीका, अमेरिका से लेकर एशिया, दुनिया के हर कोने से बड़ी खबरें, हर मुद्दे की गहराई से पड़ताल, लेटेस्ट अपडेट और सटीक विश्लेषण। देखिए अंतर्राष्ट्रीय खबरों का भरोसेमंद कार्यक्रम खबर दुनिया की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे सिर्फ DD न्यूज पर। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ये बाकी की खबरों को जान लेते हैं फटाफट अंदाज में। ओडिशा के पुरी में बस स्टैंड के पास एक बस में आग लग गई। दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। आग बुझाने के प्रयास भी जारी हैं। बीजेपी देश भर में 14 अप्रैल से 25 अप्रैल तक बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर सम्मान अभियान चलाने जा रही है। इस अभियान को लेकर आज दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में कार्यशाला का आयोजन किया गया। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इजरायल के कृषि एवं खाद्य सुरक्षा मंत्री एवी डिचर से मुलाकात की और कृषि संबंधी मुद्दों पर चर्चा की। श्री केदारनाथ धाम के लिए हेलीकॉप्टर टिकट की ऑनलाइन बुकिंग आज से शुरू हो गई है। IRCTC की हेली यात्रा वेबसाइट से श्रद्धालु हेलीकॉप्टर की बुकिंग कर सकते हैं। इस साल हेलीकॉप्टर परिचालन रुद्रप्रयाग जिले के गुप्तकाशी, सिरसी और फाटा में मौजूद हेलीपैड से होगा। उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा 30 अप्रैल से शुरू होने जा रही है।
दिल्ली के पटपड़गंज विधायक रविंद्र सिंह नेगी और दिल्ली सरकार के मंत्री आशीष सूद ने सर्वोदय कन्या विद्यालय मयूर विहार फेज 2 का दौरा किया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने निर्वाचन क्षेत्र शालीमार बाग में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि आज हमने पूरी झुग्गियों की सड़कें, नालियां बनाने का काम शुरू किया है। सालों बाद झुग्गी वासियों के अच्छे दिन शुरू हुए हैं, जिसमें वाकई उनकी झुग्गियों के लिए काम होगा। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस संसदीय दल के अध्यक्ष सोनिया गांधी कांग्रेस कार्य समिति की बैठक और एआईसीसी सत्र के लिए अहमदाबाद पहुंचे। अरुणाचल प्रदेश की सामाजिक कार्यकर्ता जुमदे योमगाम गामलेन को नशा मुक्ति और सामाजिक सुधार के क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अरुणाचल के पश्चिम सियांग जिले की 59 वर्षीय जुमदे योमगाम गामलिन को नवंबर 2024 में भारत विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वो मदर्स विजन के संस्थापक हैं। हरियाणा के सोनीपत से साहित्यकार डॉक्टर संतराम देशवाल को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए पद्मश्री सम्मान दिया जाएगा। उत्तर भारत में गर्मी बढ़ने लगी है, पारा चढ़ने लगा है। कई राज्य गर्म हवाओं की चपेट में है। राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में भी अभी से बढ़ता तापमान लोगों की चिंता बढ़ा रहा है। बढ़ते तापमान और लू को देखते हुए मौसम विभाग ने गुजरात और राजस्थान के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। सोमवार को पूर्वी राजस्थान के बाड़मेर में अधिकतम तापमान 45.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में गर्मी और आर्द्रता का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए लोग कई तरह के उपायों को अपना रहे हैं। जहां एक तरफ गर्मी लोगों को परेशान कर रही है, वहीं श्रीनगर की प्रसिद्ध डल झील का खूबसूरत नजारा आंखों को सुकून दे रहा है। लोग मौसम का आनंद ले रहे हैं। सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन बढ़त के साथ खुले भारतीय शेयर बाजार। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स से करीब 1186 अंकों की बढ़त के साथ 74,300 के पार निफ्टी 380 अंक चढ़ा। वित्त मंत्रालय ने बैंकों के वित्तीय प्रदर्शन की समीक्षा करने, जन धन योजना और मुद्रा योजना सहित सरकार की प्रमुख योजनाओं के लक्ष्यों पर चर्चा करने के लिए 17 अप्रैल को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रमुखों की बैठक बुलाई है। रक्षा मंत्रालय ने वायुसेना के लिए इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट, एयरक्राफ्ट मॉडिफिकेशन किट्स को खरीदने और संबंधित उपकरणों को Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर में फिट करने के लिए BEL के साथ 2,385.36 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इस परियोजना के तहत इसके अधिकांश कलपुर्जे स्वदेश में ही बनेंगे। इसे स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और निर्मित किया जाएगा। ये परियोजना रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ी उपलब्धि है। दिल्ली टेक्नोलॉजिकल विश्वविद्यालय में विनोद धाम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर सेमीकंडक्टर एंड माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स का उद्घाटन हुआ। इस दौरान केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि वर्ष 2014 के बाद सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में तेजी के साथ ग्रोथ हुई है। इस इंडस्ट्री का विकास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच का नतीजा है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि एआई लार्ज लैंग्वेज मॉडल के उपयोग को लेकर मूल्यांकन अंतिम चरण में है और अगले कुछ सप्ताह में सरकार उन संस्थाओं का चयन कर लेगी जिन्हें एआई मिशन के तहत वित्त पोषण मिलेगा। सेबी ने नियमों के उल्लंघन के मामले में रिलायंस सिक्योरिटीज पर 7 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। यह रकम कंपनी को 45 दिनों में जमा करानी होगी। अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड ने श्रीलंका में कोलंबो बंदरगाह पर स्थित कोलंबो वेस्ट इंटरनेशनल टर्मिनल में परिचालन शुरू कर दिया है। इस प्रोजेक्ट में $800 मिलियन का निवेश किया गया है। एप्पल ने वित्त वर्ष 2025 में भारत से 1,50,000 करोड़ रुपए मूल्य के आईफोन का किया निर्यात। पिछले साल की तुलना में ये आंकड़ा न केवल 76% अधिक है, बल्कि PLI योजना के तहत कंपनी के तय लक्ष्य का 2 गुना भी है।
भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन के कारण 2024-25 में 2.6 करोड़ से अधिक गाड़ियां बिकी, जो उससे पिछले साल से 6% ज्यादा है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत का अमेरिका पर प्रभावी टैरिफ सिर्फ 7-8% है, जो अधिक नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत को भरोसा है कि वो उन देशों के साथ द्विपक्षीय कारोबार समझौते कर सकता है जो निष्पक्ष व्यापार नीतियां अपनाते हैं। पीयूष गोयल ने दुनिया के व्यापार जगत में अभी मची अफरा तफरी के लिए चीन की गलत कारोबारी नीतियों को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने ये भी कहा कि चीनी इलेक्ट्रिक कार निर्माता BYD को वर्तमान में भारत में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। अमेरिकी टैरिफ के संभावित असर को हर लिहाज से परख रही भारत सरकार ने चीन, वियतनाम और थाईलैंड से संभावित आयात वृद्धि पर नियंत्रण के उद्देश्य से अंतर मंत्रालयी समूह बनाया। वहीं दोहरी रणनीति के तहत वाणिज्य मंत्रालय ने घरेलू निर्यातकों के लिए नए अवसर तलाशने की कवायद भी तेज कर दी है। इस क्रम में 20 देशों के साथ बातचीत की जा रही है। इनमें ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, जर्मनी, जापान और यूके जैसे देश शामिल हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के खिलाफ अतिरिक्त टैरिफ लगाने की धमकी दी है। उन्होंने कहा कि अगर चीन ने अपनी 34% बढ़े हुए टैरिफ को 8 अप्रैल तक वापस नहीं लिया तो अमेरिका 9 अप्रैल से चीन पर 50% का अतिरिक्त टैरिफ लगाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के साथ सभी बैठकें रद्द करने की भी घोषणा की। साथ ही फेडरल रिजर्व ब्याज दरें कम करने की मांग भी की ताकि अर्थव्यवस्था को सहारा मिले। ट्रंप की इस धमकी के बाद शेयर बाजार में बड़ी गिरावट देखी गई। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज में 1200 अंकों की गिरावट हुई और S&P 500 भी 20% नीचे जाने की ओर बढ़ता नजर आया, जो मंदी का संकेत है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने व्हाइट हाउस में मुलाकात की। इस मुलाकात में गाजा बंधक संकट और इजरायली वस्तुओं पर अमेरिकी टैरिफ पर चर्चा हुई। ट्रंप ने कहा कि बंधकों को छुड़ाने के लिए प्रयास जारी हैं और एक और युद्ध विराम की उम्मीद है। वहीं नेतन्याहू ने कहा कि बंधक पीड़ा में हैं और हम उन सभी को बाहर निकालना चाहते हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक संयुक्त बयान में कहा है कि गाजा में हमास द्वारा बंदी बनाए गए और अधिक बंधकों की रिहाई के लिए एक नए समझौते पर चल रही है चर्चा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को कड़े शब्दों में चेतावनी दी है। ट्रंप ने यह भी कहा है कि अमेरिका ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर तेहरान से सीधी बातचीत करेगा। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने वेनेजुएला के प्रवासियों के निर्वासन पर निचली अदालत द्वारा लगाई गई रोक के आदेश को हटा दिया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मिली बड़ी राहत। शीर्ष कोर्ट के इस फैसले के बाद अब ट्रंप फिर से निर्वासन शुरू कर सकते हैं। वहीं राष्ट्रपति ट्रंप ने शीर्ष कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है। दक्षिण कोरिया की सरकार ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए 3 जून की तारीख को दी मंजूरी। ये घोषणा संवैधानिक न्यायालय की ओर से पूर्व राष्ट्रपति यून सुक येओल को दिसंबर में मार्शल लॉ लागू करने के दुर्भाग्यपूर्ण मामले में पद से हटाए जाने के कुछ दिनों बाद की गई। अमेरिकी रक्षा सचिव पेट हेग्सेथ वार्षिक मध्य अमेरिकी सुरक्षा सम्मेलन में भाग लेने के लिए पहुंचे पनामा। वहीं पनामा के सार्वजनिक सुरक्षा मंत्री फ्रैंक एलेक्सिस एब्रेगो ने पनामा सिटी में उतरने पर हेग्सेथ का किया स्वागत। पेंटागन के अनुसार सम्मेलन के दौरान हेग्सेथ के द्विपक्षीय बैठकों में भाग लेने की है उम्मीद, ताकि पनामा और अन्य मध्य अमेरिकी देशों के साथ साझेदारी को मजबूत करने के प्रयासों को आगे बढ़ाया जा सके, जिससे क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा के लिए एकीकृत दृष्टिकोण को बढ़ावा मिले। हांगकांग के नेता जॉन ली ने कहा है कि शहर अमेरिका द्वारा लगाए गए निर्दयी शुल्कों के बीच और अधिक मुक्त व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर करने की योजना बना रहा है, ताकि आर्थिक रूप से और मजबूत किया जा सके। इंडियन प्रीमियर लीग में कल खेले गए मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को 12 रन से हरा दिया। आरसीबी द्वारा दिए गए 222 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए मुंबई इंडियंस की टीम 20 ओवर में 9 विकेट पर 209 रन ही बना सकी।
आरसीबी की ओर से विराट कोहली और रजत पाटीदार ने अर्धशतकीय पारी खेली। आरसीबी ने मुंबई इंडियंस को 2015 के बाद पहली बार वानखेड़े स्टेडियम में मात दी है। विराट कोहली ने टी20 क्रिकेट में 13,000 रन पूरे कर लिए हैं। विराट ये उपलब्धि हासिल करने वाले दुनिया के 5वें और भारत के पहले खिलाड़ी हैं। विराट कोहली ने 386 पारी में 13,000 रन पूरे किए हैं। उनसे आगे सिर्फ क्रिस गेल हैं, जिन्होंने 381 पारी में 13,000 रन बनाए थे। इंडियन प्रीमियर लीग में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना लखनऊ सुपर जॉइंट से होगा। ये मुकाबला ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा। ईडन गार्डन्स में होने वाले इस मैच में लखनऊ के फॉर्म में चल रहे बल्लेबाजों और कोलकाता के स्पिनर्स के बीच रोचक मुकाबला देखने को मिलेगा। चेन्नई सुपर किंग्स की प्रतियोगिता में शुरुआती खराब रही। टीम 4 में से 3 मैच गंवाकर 9वें स्थान पर है। पंजाब किंग्स ने 3 में से 2 मैच जीते हैं और फिलहाल वो अंक तालिका में 4थे स्थान पर है। गैरी स्टेट न्यूजीलैंड के क्रिकेट कोच का पद छोड़ेंगे। 53 वर्षीय स्टेट 2018 में पुरुष क्रिकेट टीम के कोच बने थे। अब वो वनडे और टी20 क्रिकेट टीम की कोचिंग छोड़ेंगे। रूस के डैनियल मेदवेदेव ने मोनाको में मॉन्टे कार्लो मास्टर्स के पहले दौर में हमवतन कैरन खोचानोव को मात दी। मेदवेदेव ने यह मैच 7-5, 4-6, 6-4 से अपने नाम किया। मॉन्टे कार्लो मास्टर्स के दूसरे दौर में तीसरी वरीयता प्राप्त नोवाक जोकोविच का सामना चिली के अलेक्जेंड्रा तबिलो से होगा। तबिलो ने पहले दौर में स्विट्जरलैंड के स्टानिस्लास वावरिंका को मात दी। इंग्लिश प्रीमियर लीग में न्यूकासल यूनाइटेड ने लेस्टर को 3-0 से हरा दिया। इस जीत के साथ न्यूकासल अंक तालिका में मैनचेस्टर सिटी से ऊपर 5वें स्थान पर पहुंच गई है। कोच इवान ज्यूरिक साउथहैम्पटन को छोड़ेंगे। साउथहैम्पटन प्रीमियर लीग में रेलीगेट हो गई है। साउथहैम्पटन ने दिसंबर में ही ज्यूरिक के साथ 18 महीने का करार किया था। फिल्म छोरी 2 11 अप्रैल को OTT पर होगी स्ट्रीम। फिल्म में नुसरत भरूचा और सोहा अली खान अहम भूमिका में हैं। आमिर खान और सलमान खान की फिल्म अंदाज अपना अपना 25 अप्रैल को सिनेमाघरों में फिर से रिलीज होगी। द केरल स्टोरी के निर्देशक सुदीप्तो सेन की नई फिल्म शरक फेयर ऑफ फेथ का कान फेस्टिवल में होगा प्रदर्शन। ये फिल्म बतौर निर्माता उनकी पहली फिल्म है। सनी देओल की नई फिल्म जाट 10 अप्रैल को सिनेमाघरों में देगी दस्तक। वहीं फिल्म का तेलुगु वर्जन 17 अप्रैल को रिलीज होगा। मद्रास उच्च न्यायालय ने हास्य अभिनेता कुणाल कामरा की अंतरिम अग्रिम जमानत अवधि 17 अप्रैल तक बढ़ाई। अभिनेता अनुपम खेर ने अपनी निर्देशित फिल्म तन्वी द ग्रेट का पहला लुक किया शेयर। फिल्म को राष्ट्रीय फिल्म विकास के सहयोग से बनाया गया है। शाहरुख खान की फिल्म किंग में मां का किरदार निभाएंगी दीपिका पादुकोण। दोनों सितारे छठी बार एक साथ स्क्रीन साझा करेंगे। श्रेयस तलपड़े और तुषार कपूर की फिल्म कपकपी इस साल 23 मई को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म लापता लेडीज पर कहानी चोरी के आरोपों का खंडन करते हुए इसके लेखक बिप्लब गोस्वामी ने अपनी कहानी को 100% मौलिक बताया है। इमरान हाशमी की फिल्म ग्राउंड जीरो का ट्रेलर हुआ रिलीज। वहीं फिल्म 25 अप्रैल को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। विकी कौशल की फिल्म छावा बॉक्स ऑफिस पर रिलीज के बाद अब 11 अप्रैल को OTT पर दस्तक देगी। अभिनेता अक्षय खन्ना ने साइन की प्रशांत वर्मा की फिल्म महाकाली। ये फिल्म प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स की तीसरी कड़ी होगी। फिर से हॉट सीट पर सवाल पूछते दिखेंगे अमिताभ बच्चन। शो कौन बनेगा करोड़पति के 17वें सीजन का प्रोमो हुआ जारी। वहीं 14 अप्रैल से शुरू होगा शो का रजिस्ट्रेशन। और एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।